चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ पे स्टेट ए पीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट ए पीएससी के क्वेश्चंस और एसएससी जेई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एसएससी जेई में डायरेक्ट ही आपका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीधे पढ़ो और आंसर टिक करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको जितना याद रहेगा है ना, उतना अच्छे से आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ में बने रहना है और देखते रहना है हमारा चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक के हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ते हैं। तो यार चेक करना क्या बोल रहा है। डाउन टाइम ऑफ एन इक्विपमेंट इज, डाउन टाइम ऑफ एन इक्विपमेंट इज, चेक कीजिए डाउन टाइम ऑफ एन इक्विपमेंट इज। आगे देखना, द टाइम व्हेन इक्विपमेंट शैल हैव टू बी रिटर्न्ड टू द ऑनर, है ना, रिटर्न टू द ऑनर ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ इट्स लीज पीरियड। ठीक है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इक्विपमेंट इज आइडल फॉर वांट ऑफ वर्क। ठीक है, ये सारी कहानी नहीं होती। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो, हाँ ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो, द पीरियड ऑफ टाइम दैट द इक्विपमेंट फेल्स, ठीक है, टू प्रोवाइड अ परफॉर्म इट्स प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होता है। जब भी आपका व्हीकल फेल कर गया है ना, जब जब भी आपका जो इक्विपमेंट है वो फेल कर गया आपका परफॉर्म करने में, है ना, जैसे कि आपने आपने क्या एक्सकेवेटर्स को लेके आए, राइट, वो काम करते करते क्या कर गया, मतलब फेल कर गया। फेल मतलब कि डाउन हो गया, है ना, ब्रेक डाउन जिसको बोला जाता है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होने के चक्कर में वही चीज आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डाउन टाइम उसे बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है। Among the following excavators, the most suitable excavators dredging purpose, ठीक है, ड्रेजिंग पर्पस के लिए आपका कौन सा यहाँ पे इक्विपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेजिंग के लिए आपका ड्रैग लाइन होता है। ठीक है, ड्रैग लाइन आपका ड्रेजिंग के लिए होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो याद रखने का तरीका उसमें क्या है, आपका ड्रेजिंग से डी आर आ रहा है और ड्रैग लाइन में भी डी आर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिजिकल लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट इज डिफाइंड एज, जो फिजिकल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एज एट विच द इक्विपमेंट इज, ठीक है, वियर आउट एंड इट कैन नो लॉन्गर रिलायबली प्रोड्यूस, राइट। मतलब इसका मतलब ये हो गया फिजिकल लाइफ का मतलब, राइट, ऐसा मतलब ऐसा उसका मतलब इक्विपमेंट का समय जो आपको, है ना, जो आपको क्या करे, देखो इकोनॉमिक लाइफ एक होती है, फिजिकल लाइफ एक होती है। तो इकोनॉमिकल लाइफ में क्या होता है कि वह इक्विपमेंट का समय जो आपको वह प्रॉफिट अर्न करके दे। बट फिजिकल लाइफ में होता क्या है कि इक्विपमेंट वियर आउट्स कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, मतलब कि ये एक तरीके से पूरी तरीके से आपने इसको यूज कर चुके हो और इसके बाद में अब ये यूज नहीं हो पाएगा, इसकी फिजिकल लाइफ खत्म हो चुकी है इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिजिकल लाइफ का मतलब ये वाला हो जाएगा, नो लॉन्गर। ठीक है, नो लॉन्गर याद रखना है, नो लॉन्गर मतलब अब आगे समय के लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ट्रिगर्स आर यूज्ड फॉर, आउट ट्रिगर्स आर यूज्ड फॉर, ठीक है, देखो क्रॉलर माउंटेड मोबाइल क्रेन्स टू इनहेंस इट्स स्टेबिलिटी, इसमें क्रॉलर फ्लॉर नहीं आएगा। आउट ट्रिगर्स का मतलब है कि व्हील आपके माउंटेड रहेंगे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हील, याद रखना है। आउट ट्रिगर्स जब भी यहाँ पे आएगा तो इसमें व्हील माउंटेड रहेंगे, राइट, व्हील माउंटेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड सिंकिंग फंड फैक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट
इज गिवन बाय, राइट। कैपिटल रिकवरी फैक्टर की बात करते हैं, तो कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपका क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। एस एफ एफ प्लस आई आर इक्वल्स टू आपका सी आर एफ, राइट। ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 में सिंपल आपका यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। 31 में क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पे आपको बोल रहा है अ रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ RS 5000 पर मंथ फॉर 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फॉर 12 इंस्टॉलमेंट विल ग्रो टू, ठीक है, विल ग्रो टू एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, फॉर द गिवन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, but compound monthly. Consider deposit being done on the last day of the month and also accrual of interest being calculated on the last day of the month, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट फॉर 1 मंथ निकाल लो, ठीक है, IR फॉर 1 मंथ, ठीक है, हमने ये चीज कर ली है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 12% डिवाइडेड बाय 12, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या 1%, राइट। ये चीज आ गया। अब P इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 5000, ठीक है, 12 इंटू 5000 इक्वल्स टू आपका सिंपल 60,000, ठीक है, 60,000 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चेक करना F/A इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर n, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। ये आपका फार्मूला याद रखना है, ठीक है, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, ठीक है, की पावर n माइनस 1 डिवाइड में आपका आई, ठीक है। मैंने इसको आपको याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे देखो। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपका ये याद रखना कि 1% अपन ने निकाल चुके हैं और जो पी की वैल्यू 60,000 अपन ने निकाल चुके हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद करने का तरीका ये था, F/A इक्वल्स टू, देखो ये आई है ना, आई की पावर यहाँ पे n चढ़ा दो, एक तरीके से हमने चढ़ा दिए। अब प्लस में 1 किए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 1 करना है और नीचे में आई को रख देना है, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दो जल्दी से, ठीक है। तो 1 प्लस आपका यहाँ पे जो कहना चाहिए आई की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, आई की वैल्यू 1%, तो 1% मतलब 0.01, ठीक है, 0.01 की पावर n बोले तो यहाँ पे हो जाएगा 12 समय, ठीक है, डिवाइड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.01 और यहाँ पे आपका -1, ठीक है। ये आपकी कहानी यहाँ तक पहुंच गई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो F इक्वल्स टू आपका ये, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना A मल्टीप्लाई बाय 12.68, ठीक है, ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हमारा जो निकल के आया था कितना 5000, ठीक है, 5000 आपका निकल कर आया था ना। तो यहाँ पे हो गया आपका RS, मतलब टोटल RS जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आप 5000 रख दो और ये पूरा मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा 63413, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 60,000 वाला भी ऑप्शन दिया है ना, 60,000, जबकि वो होगा नहीं, इसका आंसर आपका ये वाला होगा, बढ़ेंगे ना पैसे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 चेक करना क्या बोल रहा है। While comparing alternatives of different line, most preferred method would be alternative different lives, है ना। तो कौन सी मेथड यहाँ पे ज्यादा प्रिफर्ड की जाती है, तो आपका 32 में सिंपल है, फॉर कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स, है ना,
फॉर कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट लाइव्स मोस्ट प्रिफर्ड मेथड वुड बी नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस। इफ विल इनकॉर्पोरेट all the expenditure and profits for equal span of time, that is 1 year। तो यहाँ पे जो कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट लाइव्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, एन डब्ल्यू ए, ठीक है, एन डब्ल्यू ए, एन सॉरी एन ए डब्ल्यू ए। ठीक है, नावा, नावा का यूज किया जाता है किसके लिए? आपका कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट लाइव्स, इसको कंपेयर करने के लिए आपका नावा का यूज किया जाता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट मनी इज जनरली आस्क्ड टू डिपॉजिट। ठीक है, अर्नेस्ट मनी इज जनरली आस्क्ड टू डिपॉजिट, क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मनी इज जनरली आस्क्ड टू डिपॉजिट। 33 का आंसर आपको चेक करना है। ठीक है, तो अर्नेस्ट मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम। ठीक है, अर्नेस्ट मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, submission of the bid, whereas security deposit has to be made after awarding of tender, after awarding of tender। ठीक है, तो आपका 33 का सिंपली यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, एट द सबमिशन ऑफ बिड। ठीक है, अर्नेस्ट मनी जो है आपका, अर्नेस्ट मनी जो है ये हम एक सबमिशन ऑफ बिड के टाइम पे, ठीक है, बिड के टाइम में इसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 में यहाँ पे बोल रहा है आपका अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू बिल्ड 30 टेम्पररी शेड्स इन 90 days एट अ प्राइस ऑफ 10,000 पर यूनिट। ठीक है, मतलब कि 10,000 वो 10,000 में बना देगा, ऐसा उसने बोल कर रखा। तो 30 बनाना है और 90 डेज में। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज फिनिश्ड 8 सेट विथ एन एक्चुअल टोटल कॉस्ट ऑफ RS 85, है ना, मतलब इतने में। ठीक है, 8 जो सेट है उसने इतने में कंप्लीट कर गया। तो व्हाट इज स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का? ठीक है, चलिए इसको आपको पता करने के लिए कुछ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। राइट, तो उसमें देखते हैं क्या यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना रहा है 30 सेट्स 90 डेज में, है ना। तो यहाँ पे चेक करना, ठीक है, इसने बनाया 30 सेट्स इन 90 डेज, RS 10,000 पर यूनिट, ये बना रहा था। करंट सिचुएशन क्या है कि 20 डेज, ठीक है, 20 डेज आपका, ठीक है, 20 डेज में इसने क्या किया, यहाँ पे चेक करना क्या बोलो, देखो 20 डेज लेटर, है ना, देखो 20 डेज लेटर द कॉन्ट्रैक्टर हैज फिनिश्ड 8 सेट। सिर्फ 20 दिन में इसने क्या किया, 20 दिन में 8 सेट कंप्लीट किया, और यहाँ पे इसने 85,000, है ना, 85,000 रुपए इसने 8 सेट के ले लिया। तो करंट टाइम में आपकी कहानी क्या चल रही होगी उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा 8/30, 8 उसने मतलब 8 बनाया 30 और इंटू 90। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 24 जो कि 24 डेज आ गया एक तरीके से, 20 से 24, है ना, 20 से ज़्यादा ही है 24। राइट, अब क्रिटिकल मनी यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, तो क्रिटिकल मनी यहाँ पे चेक कर लो, तो 8 इंटू 10,000, ठीक है, तो आपका निकल कर आ रहा था कितना, 80,000, है ना।
80,000 निकल के आ रहा था और उसने ले कितने लिया, 85,000, है ना, 5,000 एक्स्ट्रा ले लिया, राइट। तो हेंस प्रोजेक्ट इस टाइम अंडर रन एंड कास्ट ओवर टर्न, ठीक है, यहाँ पे रनिंग में है, कर रहा होगा काम वो, ठीक है। पैसे इसने सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा लिया है, कोई ज्यादा नहीं लिया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में चल रहा है, प्रोजेक्ट प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल सी हो जाएगा। द प्रोजेक्ट इज अंडर रन कास्ट ओवर टर्न, मतलब ओवर रन, ओवर टर्न नहीं, ओवर रन मतलब थोड़ा सा 5,000 एक्स्ट्रा उसने लेके चला है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है ना। चलिए 35, if the excavation of earth is done manually, then it cost Rs 80 per meter cube. A machine can excavate a fixed cost Rs 60,000 plus a variable cost of Rs 20 per mq. The quantity of earth for which the cost excavation by machine will be equal to the cost by manual excavation, ठीक है। ये जो है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल, 35 का आपका कुछ नहीं करना है, देखो 80x कर दो और इक्वल में आपका 60,000, ठीक है, 60,000 प्लस 20x, राइट। ये चीज आपने यहाँ पे कर लिया, 80x इक्वल्स टू 60,000 प्लस 20x, ये आपने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एंड ये मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी वह कॉस्ट और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो, और 80 है ना, पर मीटर क्यूब 80। चलो x को आपने क्या मान के चल रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू ही आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। एक्सक्वेशन बाय मशीन भी इक्वल टू ये सारी कहानी, और यहाँ पे आपको MQ में निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से MQ में निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, ये दोनों 100 हो जाएगा तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 100, और वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी, सॉरी 20 मतलब ये माइनस हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 1000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1000, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। मतलब करना क्या है, जो 80 पर मीटर क्यूब है तो 80x इक्वल में आपका कर देना है 60,000 प्लस में आपका 20x, ये कर दिया आपने, ये कहानी आपकी हो गई। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर x की वैल्यू निकाल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं 36, ठीक है। 36 यहाँ बोल रहा है अ सॉल्यूशन हैज 100 मिलीग्राम पर लीटर NH3 एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज, ठीक है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दिस सॉल्यूशन 100 मिलीग्राम NH3, 100 मिलीग्राम ग्लूकोज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड आपको बतानी है, राइट, इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, पहले रिएक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए NH3 आपको बोल के रखा है ना, देखो NH3 प्लस, राइट, इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 2O2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका HNO3 में, और प्लस आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NH3 प्लस 2O2, ठीक है, 2O2 और ये HNO3 में कन्वर्ट हो गया, प्लस आपका H2 में। अब इसके बाद में यहाँ पे चेक कर लो किसका कितना ग्राम, तो NH3 का होता है का 17 ग्राम, ठीक है। NH3 में आपका 17 ग्राम होता है, ठीक है, और इसका आपका तो पता ही है 64 होता ही होता है, राइट। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NH3, ठीक है। चलिए तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सिंपल, यहाँ पे, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय
17 मल्टीप्लाई आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 376.47 मिलीग्राम पर लीटर। ये कहानी यहाँ पे हो जाएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया, आगे बात करते हैं। जो ये तो हो गई किसके लिए, NH3 वाला, है ना। ये आपका NH3 का हो गया। अब निकालना है किसके लिए, आपको ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूकोज के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो आप करोगे क्या, देखो C6H12O6, ठीक है, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। इसका वेट होता है आपका 180 ग्राम। ठीक है, ग्राम प्लस आपका जो ऑक्सीजन लगेगी वो कितनी लगेगी, यहाँ पे 6O2 ऑक्सीजन इसको लगती है, राइट। और जिसका होता है 192। ठीक है, अब यहाँ से आपका 6W2 प्लस आपका 6H2O ये यहाँ से हो जाएगा, राइट। चलिए बात समझ में आ रही, ये W नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये चीज हो गई। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, 192 डिवाइड में आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 106.67 मिलीग्राम पर लीटर, ये चीज। अब दोनों को आपको जोड़ देना है। दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को अपन ने जोड़ दिए तो टोटल आपका निकल कर आ गया 400। ठीक है, 483 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या चीज रखना पड़ेगा, मेन चीज ध्यान रखना है आपको कितनी ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है, और इस ये एक पूरा रिएक्शन पे डिपेंड होता है। ठीक है, रिएक्शन में आपका बनता क्या है ये चीज। तो पहली चीज तो NH3 का 17 ग्राम और आपका ग्लूकोज का 180 ग्राम। ठीक है, NH3 का आपका 17 ग्राम और 180 का आपका सॉरी ग्लूकोज का आपका 180 ग्राम, ये चीज ध्यान रखना है। और उसको लगता कितना कितना है, ठीक है, 6O2 लगेगा इसको, और इसको लगता है आपका, ठीक है, NH3 को लगता है 2O2। ये चीज ध्यान रख लेनी है, राइट। चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। देखो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, NH3 को पूरा होने में कितना लग गया था आपका, लगभग 300, है ना। 300 लगभग आपका 350 याद रख लो, 350 ऑक्सीजन लग गई थी, है ना, ऑक्सीजन लग गई थी। वहीं पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को यहाँ पे कम लगी थी, राइट। C6H12O6, ठीक है, इसको आपकी कम लगी थी, लगभग कितनी लग गई थी, 100, मतलब 106 ऐसा कुछ, या ऐसा चल के मान के चलो 100। ठीक है, इतनी लग गई थी ऑक्सीजन इसको। ठीक है, तो एक आपका क्या बोलना चाहिए वो, मतलब अपने दिमाग में सेट करके चलो कि NH3 को लगती कितनी, 350। ऐसा क्यों, क्योंकि NH3 जो होता है एक जटिल होता है, मतलब जटिल कहने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है एक तरीके से। और जो C6H12 है ये आपका इजीली मतलब ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे, यदि मैं इसको आपको बताऊं, ग्लूकोज का जनरली आप यूज करते हो आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, तो उतना ये दिक्कत वाली बात होती नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको ओवरव्यू ध्यान रहना चाहिए 350 और 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करना। से अ रॉ वेस्ट वाटर सैंपल, ठीक है, से अ रॉ वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ फ्रॉम, ठीक है, ये AWWTP हैज 5-day BOD इक्वल्स टू, आपको ये चीज देख रखा है 2000 मिलीग्राम पर। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्टीमेट BAD। तो इसमें आपको सिंपल क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा,
और फार्मूला लगा के आपका आंसर निकल जाएगा। तो बीओडी 5 जो होता है, बीओडी 5 जो होता है वो क्या होता है, बीओडी अल्टीमेट, और यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आपका एक हो जाता है क्या, 10 की पावर माइनस के डी, ठीक है, के डी टी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आपको पुट कर देना है, राइट, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका यहाँ इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, ई, यहाँ पे आपका 10 भी लगता है और ई भी लगता है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा ई, ठीक है। बीओडी अल्टीमेट निकालना है तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर ये हो गया, इक्वल में आपका बीओडी अल्टीमेट, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस के की वैल्यू यहाँ पे चेक करना है क्या बोल रहा है, 0.23 पर डे, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा, दिन है आपके कितने 5, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ से वैल्यू आप निकाल लो, तो बीओडी अल्टीमेट की वैल्यू आप देखो, पहली चीज तो फार्मूला याद रहना चाहिए, एसएससी जेई के लिए मेन चीज फार्मूला आपको पूछेगा तो वो तो याद रहना ही चाहिए, राइट, ठीक है। तो बीओडी अल्टीमेट आपका यहाँ पे निकल गया, कितना आ जाएगा आपका बीओडी अल्टीमेट, बीओडी अल्टीमेट आपका यहाँ पर आएगा सिंपल, राइट, 2926, ठीक है, आपका आ गया यहाँ पे कितना देखो 2926, ये आपका डी वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है यहाँ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑफ पीओएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन containing 0.02 m acetic acid and 0.2 है ना 0.02 m सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैसे इसको निकाल दोगे, देखो करना क्या है इसमें, सिंपली क्वेश्चन नंबर 38 में तो एक चीज तो पता ही है आपको, पीएच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 14, ये होता है ना। तो यहाँ पे जो पीएच की वैल्यू है, पीएच इक्वल्स टू 4.4, ठीक है, 4.474, 4.474, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना ये। तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, पीओएच आपको निकालना है, तो आपका 14 माइनस 4.74 कर दोगे तो यहाँ से आपका निकल कर आ गया 9.26, ठीक है, ये चीज यहाँ पे निकल कर आ गया। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक करते हैं, 39 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 39 इसका आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। 39 में आप चेक करो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई कोएगुलेंट विथ हाईएस्ट पावर फॉर कोएगुलेटिंग पॉजिटिव कोलाइड्स, ठीक है, पॉजिटिव कोलाइड्स। तो यहाँ पे कोएगुलेंट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोएगुलेंट ये Na3PO4, राइट, Na3PO4 एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोएगुलेंट होता है जो कि यूज किया जाता है पॉजिटिव कोलाइड्स के लिए, Na3PO4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 40 क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन आपका घूमते रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दे रहा है। अ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनिशियल कंटामिनेटेड कॉन्सेंट्रेशन फ्लो रेट, ठीक है, इक्वल्स टू 5C 0.2Q, ठीक है, इंटर्स अ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम में इंटर किया, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन फ्लो, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फ्लो रेट आपका कितना है 0.01C एंड Q, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे देखो, कैलकुलेट कंटामिनेटेड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, देखो फार्मूला एक लगेगा, सी मिक्स वाला, ठीक है, Q1C1 प्लस Q2
C2 ये चीज हो गया, और डिवाइड में आपका Q1 प्लस Q2, राइट, ये चीज हो गई। बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देनी है। ठीक है, Q1 है, Q1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0.2Q इंटू 5C। ठीक है, ये वाला है ना, ये पुट कर देना है आपको, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q इंटू 0.01C, ये चीज हो गया, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 0.2Q प्लस Q, राइट, ये चीज। तो यहाँ पे 1.01QC, ठीक है, और डिवाइड में आपका 1.2Q, Q से Q चला जाएगा, राइट, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो C मिक्स इक्वल्स टू आपका निकल जाएगा कितना, 0.84C। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चेक करना, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पैथोजन आफ्टर 1 मिनट ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम ड्यूरिंग क्लोरीनेशन। ठीक है, अब इसको निकालना है। ये कैसे निकालोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, जो डिकन्स वाला सॉरी, ठीक है, चिक फार्मूला नहीं होता आपका, वो वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल क्या, ln n बाय n नॉट इक्वल्स टू आपका माइनस KCN/T, ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ln n बाय n नॉट इक्वल्स टू माइनस KC⁻n/T। ठीक है, ln n बाय n नॉट इक्वल्स टू माइनस KC⁻n/T। ठीक है, ये चीज आपकी हो जाएगी। चलो ये हो गया आपका, वेयर C की वैल्यू यहाँ पे, C की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो करना क्या है यहाँ, सिंपली यदि देखो, यदि ना आपको देके रखा है कितना, ये इतना आपका, यदि K की वैल्यू देके रखा है और 1 मिनट बोला है, तो आपका सिंपली हो जाता है कितना, 95.50%, ये तो हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ln n बाय n नॉट इक्वल्स टू आपका माइनस K की वैल्यू 0.0646 डिवाइड में आपका मिनट हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई आपका 1 मिनट। ठीक है, ये चीज तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आपका निकल जाएगा कितना, -0046, और ln की वैल्यू निकाल लोगे तो ln जब करोगे तो n बाय n नॉट इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.955। n नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, मतलब ये आपको यहाँ पे यही चीज तो बतानी थी, तो 0.100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 95.5 आपका यहाँ पे निकल कर आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई आपकी कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयंस टू कन्वर्ट टू नाइट्रेट आयंस। ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका इजीली आप इसमें बता सकते हो, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसमें लगेंगे आपके कितने, देखो NH3 है ना, तो आपको जैसे अमोनिया है ना NH3, अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किए, 2O2 लगता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट होने में, इधर फिर HNO3 यहाँ बनता है, कोई दिक्कत नहीं, पर NH3 को आपको 2O2 लगता है, राइट, 2O2, तो यहाँ पे 2 मोल लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 44 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 44 चेक करते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ क्या बोल रहा है, लुक एट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन
concentration of free residual chlorine and contact time required for 99% kill। ठीक है, वाटसन लॉ इज यूज्ड। ठीक है, वाटसन लॉ आपका होता है ना, सी की पावर 0.86 टीपी इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, ये आपका वाटसन लॉ है फॉर डिफरेंट पैथोजेंस। ये सारी कहानी बोल दिया यहाँ पे। बस देखो, ये सारे आपके पैथोजन जो है, ये इनके आपके पूरे इनने क्या वो सब चीज देके रखी है ना, वैल्यूज वगैरह देके रखी है। तो आपको बताना ये है कि जो पैथोजन है यहाँ पे कौन सा ज्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो द पैथोजन इन विच केस टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन इज हाईएस्ट इज द वन विथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर क्लोरिनेशन। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एस जो आपका, ठीक है, ए इज हाईएस्ट फॉर कॉस कॉक्सेक। ठीक है, कॉक्सेकी वायरस A2 है ना, कॉक्सेकी वायरस A2। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा है ना इसमें 6.3। ठीक है, हाईएस्ट फॉर इट, हेंस इट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस आपको देख के यहाँ पे कमेंट करना था। ठीक है, 45 चेक कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, चेक करना थोड़ा सा, देखो। ठीक है, 45 में आपका चेक करो क्या बोल रहा है। डिटरमाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, और ये आपका एंथ्रासेन एंड दिस ये सारी कहानी आपको दे के रखा है, कैसे निकाल लोगे इसको। तो आपका ये इसका भी आंसर सही नहीं है, ये इसका भी सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन ही आपका एक तरीके से गलत दिया हुआ है। ठीक है, 46 एंड 45। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक के ही इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे 47 से। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।